देखो, इस वीडियो में मैं आप लोगों को रियलाइजेशन का एक ऐसा क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ, डिसोल्यूशन का एक ऐसा क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ जिसमें मोर और लेस सारे के सारे पॉइंट्स कवर हो जाने हैं। ठीक है, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी कि सर बैलेंस शीट की इस आइटम्स को मुझे कहाँ लिखना है, कैसे बेचना है, कैसे लाइबिलिटी को पे करना है। सारी बातें मोर और लेस हमारी यहाँ कवर हो जाएंगी। देखो, सबसे पहले मेरे बच्चे मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। हमें 3 काम करने हैं। बैलेंस शीट की सभी आइटम्स को रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स लोन अकाउंट और बैंक अकाउंट में लिखना है। पहला काम तो हमारा ये है, बैलेंस शीट की सभी आइटम्स को, ये हमारा पहला काम है। दूसरा काम है हमारा एडिशनल इन्फॉर्मेशन को पढ़ना। एडिशनल इन्फॉर्मेशन को पढ़ने के लिए मतलब पढ़ने के बाद हम क्या करेंगे, हम एसेट्स को बेचेंगे, लाइबिलिटीज़ को पे करेंगे और डिसोल्यूशन कराने में जो रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस आएंगे उनको भी पे करेंगे। एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको ये 3 काम बताती है, एसेट्स बेचो, लाइबिलिटीज़ पे करो और रियलाइजेशन एक्सपेंसेस को पे करो। ये आपका दूसरा काम है एडिशनल इन्फॉर्मेशन को पढ़ के। तीसरा काम आपका ये रहेगा कि ये जो आप इतने सारे अकाउंट बना रहे हैं, इन अकाउंट को आपको क्लोज करना है, यानी क्लोजर ऑफ अकाउंट्स। तो आप बस डिसोल्यूशन का जब भी फुल फ्लेजेड क्वेश्चन करें तो इन 3 बातों को आप ध्यान रखें कि आपको एक तो बैलेंस शीट बनानी है, मतलब बैलेंस शीट के आइटम्स को इन सभी अकाउंट में लिख देना है, दूसरा एडिशनल इन्फॉर्मेशन को यूज़ करना है और तीसरा अकाउंट्स को क्लोज करना है। लेकिन बैलेंस शीट के सभी आइटम्स को कहाँ कहाँ लिखा जाएगा ये मैं आपको सिखाऊंगा। एसेट्स को बेचते कैसे हैं, लाइबिलिटीज़ को पे कैसे करते हैं, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस को कैसे पे करते हैं, ये भी मैं आपको सिखाऊंगा। और ये जितने भी अकाउंट आप बना रहे हैं इनको क्लोज़ करने का सीक्वेंस क्या होता है और क्लोज़ करने का तरीका क्या होता है। लेकिन बात याद रखनी है, काम करने 3 ही हैं। सबसे पहले ये जितनी भी बैलेंस शीट हमारे पास बनी हुई है, देखो बिज़नेस बंद हो रहा है और अगर बिज़नेस बंद हो रहा है तो ये बैलेंस शीट भी क्या हो जानी चाहिए, ख़त्म हो जानी चाहिए नहीं। तो सबसे पहला काम है कि ये जितनी भी बैलेंस शीट के जितने भी बैलेंसेस हैं, इन सभी बैलेंसेस को आप दूसरे अकाउंट्स में ट्रांसफ़र कर दीजिए। पहले हम एसेट साइड की बात करते हैं। एसेट साइड पर जितने भी एसेट्स हैं उन्हें क्या किया जाएगा, सर बेचा जाएगा। लेकिन जो एसेट बिक नहीं सकते हम उन्हें रियलाइजेशन में नहीं भेजेंगे। मैंने क्या बोला, जो एसेट्स बिक नहीं सकते उन्हें हम रियलाइजेशन में नहीं भेजेंगे, लेकिन जिन एसेट्स को बेचा जा सकता है हम उन्हें रियलाइजेशन में भेजेंगे। अब कैश इन हैंड और कैश एट बैंक, ये दोनों तो ऐसे एसेट्स हैं जो ऑलरेडी रियलाइज्ड हैं। स्टॉक हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, डेटर हो गया, इन सबको रियलाइज़ कर कर आपको कैश मिलने वाला है। लेकिन ये दोनों तो ऑलरेडी रियलाइज्ड एसेट है ना, तो आप इन्हें रियलाइजेशन के डेबिट में नहीं लिखेंगे। आप इन्हें जैसे बैंक अकाउंट बनाने को बोला है तो आप इसको अपने ही अकाउंट में लिखा रहने देंगे, टू बैलेंस BD। हाँ जी, कैश का बैलेंस कितना है 5,500 और बैंक का बैलेंस है 8,000, दोनों का टोटल करके लिख देंगे 13,500। अब दूसरे एसेट्स की तरफ देखते हैं। स्टॉक बेचा जा सकता है, इन्वेस्टमेंट बेचा जा सकता है, डेटर बेचा जा सकता है, मशीनरी बेची जा सकती है, बिल्डिंग बेची जा सकती है। बिज़नेस बंद हो रहा है तो जिसको बेच रहे हैं बिज़नेस उसको अपनी रेपुटेशन भी बेची जा सकती है। तो ये सारे एसेट्स को मैं रियलाइजेशन में लिख दूँगा। यहाँ लिख देता हूँ मैं टू सन्ड्री एसेट्स हाँ जी, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, डेटर, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, डेटर, प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग, गुडविल। अब इन सब का अमाउंट लिख देता हूँ, जो जो अमाउंट लिखा हुआ है। स्टॉक कुल है 5,000 का, इन्वेस्टमेंट है 10,000 की। सर डेटर की कौन सी वैल्यू लिखनी होती है, प्रोविज़न माइनस करके? नहीं, प्रोविज़न को माइनस नहीं करा जाता, डेटर का ग्रॉस अमाउंट लिखा जाता है। सर फिर इस प्रोविज़न का क्या होगा भाई, प्रोविज़न
एसेट साइड की आइटम है ही नहीं, प्रोविज़न लाइबिलिटी साइड की आइटम है, वो तो एसेट साइड पर आकर माइनस हो रही है, ठीक है। तो प्रोविज़न यहाँ नहीं लिखा जाएगा, प्रोविज़न को लाइबिलिटी साइड पर मानेंगे कि प्रोविज़न लाइबिलिटी साइड पर लिखा हुआ है, जब लाइबिलिटी पर आएंगे तब इसको देखेंगे इसका क्या करना है। प्लांट एंड मशीनरी का अमाउंट कितना है भाई हमारा 20,000, बिल्डिंग का 15,000 और जी गुडविल का 4,000, ठीक है ना। इन सब का टोटल करके एक बार आउटर कॉलम में लिख देते हैं। 5, 10, 15, 35, 35 और 20 55, 55 और 15 70, ये हुआ 74,000, ठीक है। अभी हम बैलेंस शीट के आइटम्स को उनकी जगह लिख रहे हैं। फिर आता है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस। ये क्या है? अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस है सर। भाई अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस है, किसका लॉस है? पार्टनर्स का ना, तो पार्टनर्स के बीच में बांटो। सर कैपिटल की क्रेडिट साइड या डेबिट साइड? भाई एसेट साइड पे आइटम थी ये, यानी इस अकाउंट का एक डेबिट बैलेंस है, तो इसे जहाँ भी लिखूंगा मैं डेबिट साइड पे ही लिखूंगा। और एक और चीज़, अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस है भाई, जाहिर सी बात है कैपिटल को घटाएगा, कैपिटल का खुद का नेचर क्रेडिट है, तो उसे घटाने के लिए डेबिट ही किया जाएगा। कितना था भैया? 3,500, और पार्टनर्स का आपस में रेशियो दे नहीं रखा, तो इसे आधा आधा कर देते हैं, 1,750 1,750। ठीक है। उसके बाद आता है हमारा लोन टू ए, 6,000 रुपये लोन टू ए। सर क्या करें, लोन टू ए को भी रियलाइजेशन में भेज दें, इससे भी पैसा रिकवर, जैसे डेटर से पैसा रिकवर कर लेंगे ऐसे इससे भी रिकवर कर लेंगे। ए है कौन? वैसे हमारा पार्टनर है। भाई एक काम करो, ये जो ए का कैपिटल है ना, ए के कैपिटल में लिख दो इसे, लोन टू ए को। अमाउंट कितना है? 6,000। देखो मेरे बच्चे, कैपिटल ना बिजनेस के लिए एक लाइबिलिटी होती है। कैपिटल पे मान लो क्रेडिट साइड पे अगर 1 लाख रुपए का अमाउंट लिखा हुआ, मैं कह रहा हूँ मान लो, तो इसका मतलब ये है कि मुझे ना ये पैसा पार्टनर को लौटाना है। अगर मैंने 6,000 रुपये को डेबिट साइड पे लिख दिया ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये लाइबिलिटी जो 1 लाख की थी वो 6,000 से कम हो गई। अब मुझे ए को 1 लाख नहीं उससे कम पे करना है। अब एक बात बताओ मुझे, जब बिज़नेस बंद होगा तो मुझे पार्टनर की कैपिटल वापस तो करनी होगी ना। अब मैं पार्टनर की कैपिटल वापस भी करूँगा और फिर एक पार्टनर से कहूँगा लाओ भाई अब तुम हमारा पैसा दो, तो ये तो कोई बेवकूफ़ सी बात लग रही है? नहीं लग रही? तो जो पार्टनर का कैपिटल हमारे ऊपर एक लाइबिलिटी है, क्यों ना उस कैपिटल को डेबिट कर दिया जाए। अब अगर मुझे पार्टनर्स को, जैसे पार्टनर का कैपिटल यहाँ कितना है, ए का कैपिटल 13,000, तो इस 6,000 की वजह से वो कैपिटल घटकर कितना हो जाएगा? 7,000 हो जाएगा। समझ आई बात या नहीं आती? तो अगर पार्टनर को हमने लोन दिया हुआ है, हमने, माइंड करिएगा हमने, तो उसे पार्टनर के कैपिटल में डेबिट कर दीजिए, कम कर दीजिए। और अब ज़रा आप एक बात ऑब्जर्व करिए मेरे बच्चे, एसेट साइड पर जितनी भी चीज़ें थी मैंने उन्हें जिस भी अकाउंट में प्लेस करा हर जगह डेबिट साइड पे ही लिखा, क्योंकि एसेट्स का नेचर ही डेबिट होता है। और एसेट साइड पर लिखी हुई जितनी भी चीज़ें उनका नेचर डेबिट है, तो उसे आप किसी भी अकाउंट में लिखेंगे उसे डेबिट साइड पे ही लिखा जाएगा। बस आपको सही पिक करना आना चाहिए कि उसका अकाउंट कौन सा अकाउंट है, कौन सी चीज़ें रियलाइजेशन में जानी है, कौन सी पार्टनर्स कैपिटल में और कौन सी बैंक अकाउंट में। ठीक है। अब लाइबिलिटी साइड पर आ जाते हैं। अब लाइबिलिटी साइड पर जितनी भी चीज़ें हैं सबका नेचर क्रेडिट है, तो ये जितने भी अकाउंट यहाँ बने हुए हैं, मैं किसी भी चीज़ को कहीं पर भी लिखूँ वो क्रेडिट साइड पर ही मैं लिखूँगा। समझ में आई बात? हाँ सर, ये बात तो सही कह रहे हैं आप। देखो लाइबिलिटी साइड पर ना 3 तरीके की चीज़ें होती हैं, याद रखना। सबसे पहले एक होती है एक्सटर्नल लाइबिलिटी, आउटसाइडर की, तो वो तो चली जाती है रियलाइजेशन में। एक होती है इंटरनल लाइबिलिटी, यानी पार्टनर की, पार्टनर का जो कैपिटल होता है, ओनर होता है ना वो, तो उसकी ये लाइबिलिटी चली जाती है पार्टनर के कैपिटल में। लेकिन एक और लाइबिलिटी होती है, वो भी पार्टनर की होती है, लेकिन वो ना वो पूरी तरीके से एक्सटर्नल होती, ना वो पूरी तरीके से इंटरनल होती। वो होती है पार्टनर का लोन। पार्टनर का लोन तो ना ही मैं उसे रियलाइजेशन में भेज सकता और ना ही मैं उसे पार्टनर कैपिटल में भेज सकता। इसीलिए अगर पार्टनर ने मुझे लोन दे रखा है तो मैं लोन का एक अलग से अकाउंट बनाता हूँ। ठीक, समझ में आ गई बात? तो अब मुझे जो जो अकाउंट नज़र आएंगे मैं उनको ध्यान में रखते हुए काम करूँगा। ठीक है ना?
और एक चीज़, ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट लाइबिलिटी साइड की आइटम है, तो इसे नहीं भूलना है हमें। सबसे पहले आता है सन्ड्री क्रेडिटर, मिसेस ए लोन, मिसेस बी लोन, ये तीनों आउटसाइडर हैं। सर मिसेस ए तो धर्म पत्नी है मिस्टर ए की, भाई धर्म पत्नी होंगी अब उनके घर पे, बिजनेस के लिए वो आउटसाइडर हैं। अगर मिस्टर ए खुद लोन देते हैं तो फिर वो वाली कैटेगरी आएगी, ना उसे एक्सटर्नल मान सकते ना इंटरनल मान सकते। लेकिन उनकी वाइफ ने अगर लोन दिया है बिजनेस को तो वो एक तरीके से आउटसाइडर लाइबिलिटी है। तो क्रेडिटर हो गया और इन दोनों वाइफ्स का लोन हो गया, इन्हें आप रियलाइजेशन की क्रेडिट साइड पे लिखेंगे बाई सन्ड्री क्रेडिटर्स। कितना है सन्ड्री क्रेडिटर्स? 38,000 बाई मिसेस एज लोन बाई मिसेस बीज लोन। ठीक है, मिसेस एज लोन है 5,000 और मिसेस बीज लोन है 10,000। चलो, और ये जो लोन बाई बी है, ये लोन बाई बी को मैं यहाँ लिखूंगा बी के लोन अकाउंट में बाई बैलेंस बी डी, क्योंकि मैंने इसे किसी दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं करा ना, इस बैलेंस को इसी अकाउंट में रहने दिया, तो यहाँ पर ये बैलेंस की तरह नज़र आएगा बाई बैलेंस बी डी, क्योंकि अपने ही अकाउंट में 5,000। अब आता है हमारा जनरल रिजर्व, सॉरी यार कहाँ लिख रहा हूँ। जनरल रिजर्व को पार्टनर्स कैपिटल में बांट दिया जाएगा। पुरानी रेशियो में बांट देंगे, पुराना रेशियो तो कुछ है नहीं तो ओल्ड ही मान लूंगा मैं। $5,000 भाई जनरल रिजर्व अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है ना, हाँ तो इसे यहीं लिखा जाएगा। अब आता है हमारा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। सर इसे भी बांट दो पार्टनर्स के बीच में, नहीं इसे नहीं बांट सकता। देखो मैं एक बात बता दूं, इन्वेस्टमेंट कहाँ है? रियलाइजेशन में। हाँ सर बिल्कुल रियलाइजेशन में। माना वो एक तरीके का रिजर्व है, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, लेकिन मुझे एक बात बताओ, आपने उसे बनाया किसके लिए था? इन्वेस्टमेंट के लिए बनाया था ना। तो अगर इन्वेस्टमेंट रियलाइजेशन में है तो उसका रिजर्व भी रियलाइजेशन में ही होगा, तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व यहीं आएगा। ठीक है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कितना है? 1,000। क्यों आया ये यहाँ पर? क्योंकि इन्वेस्टमेंट अगर रियलाइजेशन में है तो उसका रिजर्व भी रियलाइजेशन में ही आएगा। ऐसे ही प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, मुझे बताओ डेटर कहाँ पर है? सर डेटर यहीं पर है, तो आपने प्रोविजन उसी के लिए बनाया था ना, तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट भी यहीं आएगा रियलाइजेशन में। तो ले देकर एक बात समझ में आई, अगर कोई रिजर्व किसी एसेट के लिए बनाया जाता है और एसेट अगर रियलाइजेशन में मौजूद है तो उसका रिजर्व भी रियलाइजेशन में ही आएगा। ठीक है, बहुत से लोगों को मसला हो रहा था ना 20 क्यों लिखा, देखो भाई 2,000 इधर आ गया, ऑटोमेटिकली 18,000 हो गया वो। ठीक है ना, ठीक है सर। लाइबिलिटी साइड पे मैंने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को भी लिख दिया। अब आता है कैपिटल। कैपिटल 13,000 है, तो कैपिटल तो अपने अकाउंट में ही रहेगा, तो हम लिखेंगे बाई बैलेंस बी डी 13,000। ठीक है ना, तो कुछ चीज़ें रियलाइजेशन के क्रेडिट में गई, कुछ पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में गई और कुछ पार्टनर के लोन में। मैंने पहले ही कहा था लाइबिलिटी 3 हिस्सों में डिवाइड होगी, जो आउटसाइडर होगी वो रियलाइजेशन में जाएगी, जो पार्टनर से रिलेटेड होगी वो पार्टनर कैपिटल में जाएगी, और जो पार्टनर का लोन होगा वो पार्टनर के लोन अकाउंट में ही रहेगा। हाँ, लेकिन कुछ ऐसे रिजर्व्स, कुछ ऐसे क्रेडिट बैलेंस जो एसेट के लिए बने थे, तो अगर एसेट ही रियलाइजेशन में है तो उनका क्रेडिट बैलेंस भी रियलाइजेशन के क्रेडिट में ही आएगा। तो पहला काम हमने कर लिया कि हमने बैलेंस शीट की सारी आइटम्स को अपनी अपनी जगह लिख दिया। अब आते हैं दूसरी इन्फॉर्मेशन पे, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में। सर एडिशनल इन्फॉर्मेशन में हमें क्या करने को बोलेगा? एसेट बेचने को बोलेगा। मुझे एक बात बताओ, देखो 3 काम है, तीनों पे ध्यान देंगे अलग अलग से। पहले एसेट बेचते हैं। सारे एसेट कहाँ लिखे हुए? डेबिट साइड पे। तो जब वो बिकेंगे
तो रियलाइजेशन को क्या किया जाएगा, क्रेडिट किया जाएगा ना, बिल्कुल क्रेडिट किया जाएगा। लेकिन सर रियलाइजेशन पे लिखेंगे क्या? देखो अगर कोई एसेट कैश के बदले में बिके तो बाई कैश लिख देना, और डेबिट किसे कर देना, कैश अकाउंट को, क्योंकि 2 एंट्री होती है। सर अगर कोई एसेट पार्टनर ले जाए तो बाई पार्टनर्स कैपिटल लिख देना, और डेबिट किसे कर देना, पार्टनर्स कैपिटल को, क्योंकि 2 एंट्री होती हैं। भाई रियलाइजेशन में एसेट डेबिट साइड पर है, तो जब एसेट बिकेगा तो रियलाइजेशन खुद क्रेडिट होगा। लेकिन अगर रियलाइजेशन खुद क्रेडिट हो रहा है तो डेबिट कोई दूसरा अकाउंट भी तो होगा ना। अब वो डेबिट होने वाला अकाउंट या तो पार्टनर कैपिटल होगा या फिर बैंक अकाउंट होगा। समझ में आई बात या नहीं आती? अब ये तो क्वेश्चन पढ़कर हमें समझ में आने वाला है, ठीक है। मैंने तो जस्ट यहाँ पर लिख दिया, क्वेश्चन पढ़िए। सबसे पहले कहते हैं भाई, पहले पॉइंट में तो लाइबिलिटी की बात हो रही है। पहले पॉइंट में ये कह रहे हैं ए ने जो उनकी वाइफ का लोन था उसे पे करने की बात करी। अभी तो मैं लाइबिलिटी की बात नहीं कर रहा, लाइबिलिटी की बात मैं बाद में करूँगा। लेकिन यहाँ पर ये कहते हैं कि ए जो है वो 4000 रुपये का स्टॉक लेके चले गए। चलो जी, ए जो है वो 4000 का स्टॉक लेके चले गए। दूसरा पॉइंट कहता है बी ने इन्वेस्टमेंट, आधी इन्वेस्टमेंट, पूरी इन्वेस्टमेंट नहीं, आधी इन्वेस्टमेंट को टेक ओवर कर लिया और कहा कि मुझे 10% डिस्काउंट चाहिए। चलो जी, डेटर से 19,000 का अमाउंट रियलाइज हो गया, यानी डेटर को कोई पार्टनर लेके नहीं जा रहा, डेटर से पैसा खुद मिल रहा है। चौथा पॉइंट क्रेडिटर को पे करने की बात कर रहा है, तो ये तो लाइबिलिटी बाद में देखेंगे। प्लांट 25,000 में रियलाइज़ हुआ, बिल्डिंग 40,000 में रियलाइज़ हुई। चलो जी, ये यहाँ पर भी आपको बदले में पैसा मिल रहा है। ये कहते हैं एक ओल्ड प्रिंटर था जिसको फर्म ने कम्प्लीटली राइट ऑफ कर दिया था। राइट ऑफ करने का मतलब ख़त्म कर दिया था। आज उसकी वैल्यू 300 रुपये रियलाइज़ हो रही है, यानी वो जो एसेट रियलाइजेशन में लिखा हुआ भी नहीं है वो भी 300 का बिक रहा है। तो मैं क्या करूं सर, उसे बेचूं? नहीं भाई, अगर मेरे पास कोई एसेट लिखा हुआ नहीं है तो क्या मैं उसे बेचूंगा? नहीं, मैं बेवकूफ़ हूँ क्या? मैं तो बेचूंगा उसे। मैं मान कर चलूँगा, जैसे यहाँ पर स्टॉक की वैल्यू 5000 लिखी हुई है, लेकिन मैं मान कर चलूँगा उसकी वैल्यू, जो एसेट लिखा हुआ नहीं था उसकी वैल्यू 0 लिखी हुई है, लेकिन बेचूंगा तो मैं उसे भी ना एंट्री में उसकी भी डालूंगा। तो अगर आपने सारे एसेट्स को रियलाइजेशन में लिख दिया तो भले से आप उसे पहले से रिकॉर्ड कर रखा हो या ना कर रखा हो, अगर वो चीज़ बिक रही है तो आप उसकी एंट्री डालेंगे। समझ में आई बात या नहीं आती? बिल्कुल सर। चलिए, तो बेसिकली मुझे समझ आया कि दो ट्रांजैक्शन ऐसी हैं जहां पर पार्टनर एसेट लेकर जा रहे हैं और बाकी सारे एसेट जो हैं वो कैश के थ्रू ही बिके हैं। तो एक काम करते हैं, जो पार्टनर लेकर गए हैं उनको एंट्री पहले डाल देते हैं। जैसे एक पार्टनर था ए, लेकिन बाई एज कैपिटल, ए ने क्या टेक ओवर किया है, स्टॉक। ब्रैकेट में लिख देता हूँ स्टॉक। 4000 रुपये में लेके गए भाई स्टॉक, ये है ना। 5000 की चीज़ को 4000 में लेके जाओगे, 1000 का लॉस हो गया, कोई बात नहीं। वो लॉस अपने आप एंड में आ जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट में। उसके बाद बी जो है वो आधी इन्वेस्टमेंट लेके जा रहे हैं, आधी 10,000 की पूरी है, आधी इन्वेस्टमेंट 5,000 की होती है। लेकिन बी ने ये 5,000 की इन्वेस्टमेंट 5,000 में नहीं ली, 10% का डिस्काउंट मांग लिया भाई साहब ने। कोई बात नहीं, ले लो भाई 4,500, यानी 5,000 की चीज़ 4,500 में जा रही है। तो जाहिर सी बात है रियलाइजेशन में इसकी वजह से भी क्या आएगा, लॉस आएगा। ठीक है, डेबिट साइड ज़्यादा हो रही है और क्रेडिट साइड कम हो रही है, और डेबिट साइड ज़्यादा होने की वजह से लॉस ही आता है। तो 2 एसेट तो चले गए पर इन्वेस्टमेंट पूरा नहीं गया है। ठीक है, अब हाथ के हाथ अगर आपने रियलाइजेशन को क्रेडिट किया ना मेरे बच्चे, तो हाथ के हाथ पार्टनर के कैपिटल को डेबिट भी करो टू रियलाइजेशन। स्टॉक एंड इन्वेस्टमेंट अलग अलग लिखना चाहो तो अलग अलग भी लिख सकते हो, मैंने एक ही साथ लिख दिया। हाँ जी, ए का कैपिटल कितने से कम हुआ, 4 से, और दूसरे का कैपिटल कितने से कम हुआ, 4,500 से। चलेंगे, 2 एसेट्स तो हो गए। अब बाकी सारे एसेट्स तो बिके ही हैं भाई, बाकी सारे एसेट्स बिके हैं तो यहाँ लिख दूंगा मैं बाई बैंक अकाउंट। कौन कौन से एसेट्स बिके हैं, एक तो इन्वेस्टमेंट, आधी इन्वेस्टमेंट, उसके बारे में कुछ नहीं बताया हुआ तो हम मानेंगे वो 5,000 में बिक गई। ठीक है, डेटर के बारे में बताया हुआ है 20,000 के हैं, लेकिन इनसे आपको 19,000 मिले तो 1,000 का लॉस हो रहा है इनकी वजह से। प्लांट एंड मशीनरी 25,000 में बिक रही है, यहाँ फ़ायदा हो रहा है आपको भाई, क्रेडिट ज़्यादा हो रहा है यहाँ पर। बिल्डिंग 40,000 में बिक रही है, यहाँ पर भी फ़ायदा हो रहा है आपको।
है ना। सर गुडविल के बारे में कुछ नहीं बताया हुआ, तो भाई गुडविल के बारे में नहीं बताया हुआ, तो देखो गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट है। अगर मान लो ये टेंजिबल होता तो मैं मान लेता कि जितनी लिखी हुई वैल्यू है उतने में ही बिक गई होगी, लेकिन गुडविल क्या है भाई, गुडविल तो हवा हवा ही है ना, खाली रेपुटेशन है। अगर उसके बारे में नहीं बताएंगे तो मैं ये नहीं मान सकता कि वो 4,000 में बिक जाएगी। अब बहुत से लोग जो ये सोच रहे थे कि सर आपने गुडविल को कैपिटल से डेबिट क्यों नहीं किया, तो मेरे बच्चे अब खुद सोचो, अगर 4,000 की चीज़ ज़ीरो में बिकेगी तो इसकी वजह से क्या होगा, 4,000 का लॉस होगा, और वो लॉस किसे घटाएगा, कैपिटल को ही तो घटाएगा। तो गुडविल को अगर मैंने रियलाइजेशन में लिख भी दिया ना डेबिट साइड पे, और उसकी वजह से मुझे कुछ पैसे मिल नहीं पा रहे, तो ये समझिए कि वो लॉस ही हो गया एक तरीके से आपको। तो आपका जो पर्पस था वो पूरा का पूरा अचीव हो ही रहा है, लेकिन अगर पैसे मिल जाते तो फिर कहीं ना कहीं फ़ायदा हो जाता, बस ये बात थी और कुछ नहीं। तो भाई जो जो एसेट बिक सकते थे हमने बेच दिए। अब एक एसेट और है प्रिंटर, जिससे 300 रुपये मिल रहे हैं। अब देखो प्रिंटर की वैल्यू उधर क्या है, ज़ीरो। अब इससे अगर तुम्हें 300 रुपये मिल रहे हैं तो आप किस में जा रहे हो, प्रॉफिट में ही तो जा रहे हो। समझ में आई बात या नहीं आती। अब हाथ के हाथ इन सारी चीज़ों को, हाँ जी, यहाँ पर क्रेडिट गया है तो दूसरे अकाउंट में डेबिट भी करना पड़ेगा। 5,000 25,000 हुए 30,000, 30,000 और 40,000 हुए 70,000, 70,000 में 19,000 जोड़े 89,000, 300 और जोड़े 89,300। तो अगर आपने यहाँ पर क्रेडिट किया है तो कैश अकाउंट में जाकर यानी बैंक अकाउंट में जाकर आप डेबिट कर दीजिए। टू रियलाइजेशन, टू रियलाइजेशन, $89,300 लिख दिया भाई आपने, हाँ लिख दिया। सारे एसेट्स बिक गए आपके, बिल्कुल सर बिक गए। अब देखिए, अब ये थी आपकी लाइबिलिटीज़। अब इन लाइबिलिटीज़ को आप पे करेंगे, सुनते रहिएगा। जब आप लाइबिलिटी को पे करेंगे, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, एसेट तो बस इसी अकाउंट में थे तो आपने बस इसी अकाउंट से उन्हें बेच दिया, लेकिन लाइबिलिटी आपकी तीन अकाउंट में है। लोन अकाउंट में भी है, पार्टनर कैपिटल में भी है और रियलाइजेशन में भी है। तो तीनों अकाउंट से आपको लाइबिलिटी पे करनी है, ठीक है ना। और लाइबिलिटी कौन सी साइड पे लिखी हुई है, क्रेडिट साइड पे। तो जब आप उन्हें पे करेंगे तो एंट्री कहाँ डालेंगे, डेबिट साइड पे, ठीक है ना। अब अच्छा, अगर मान लो कोई लाइबिलिटी को किसी पार्टनर ने पे कर दिया तो आप यहाँ लिख देंगे टू पार्टनर्स कैपिटल, और पार्टनर का कैपिटल क्या हो जाएगा, क्रेडिट। अगर किसी लाइबिलिटी को आपने ही पे कर दिया कैश से तो आप लिख देंगे यहाँ टू कैश, और कैश अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट, ठीक है ना। बड़ा सिंपल सा मैटर रहने वाला है। तो पहले ज़रा हम समझ लेते हैं कि कौन कौन सी लाइबिलिटी कितने कितने में पे हो रही है। क्या क्वेश्चन ने हमें लाइबिलिटी को लेकर कुछ बताया है? सर बताया तो है, ए पॉइंट में बताया है। ए ने अपनी वाइफ के लोन को खुद पे करने का वादा करा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि ए आपसे पैसे नहीं मांगेगा, वो घर में पैसे अपनी बीवी को दे देगा, लेकिन फर्म से फिर पैसा उसे चाहिए होगा, ठीक है। बहुत से लोग समझते हैं कि पार्टनर ने कोई लाइबिलिटी पे कर दी तो वो फ़ायदा हो गया, वो कोई फ़ायदा नहीं है। पार्टनर को अब आपको पे करना पड़ेगा। फर्म की लाइबिलिटी कम हो जाएगी, पार्टनर की लाइबिलिटी बढ़ जाएगी। चलिए, तो मिसेस ए का लोन ए ने पे किया तो आप यहाँ लिखेंगे एज कैपिटल, रीज़न है मिसेस एज लोन। कितना लोन है भाई इनका, 5,000। अब यहाँ आपने इसे डेबिट किया है तो हाथ के हाथ मिसेस ए मतलब मिस्टर ए के लोन को क्रेडिट कर दो बाय रियलाइजेशन अकाउंट। कितने से, 5,000। ठीक है जी, ठीक है सर, समझ में आ गई बात। आगे बढ़ते हैं, एक पॉइंट ये हो गया। अब फोर्थ पॉइंट में आया था भाई, ये कहते हैं भाई क्रेडिटर जो थे वो 1 महीने बाद ड्यू थे। मतलब क्रेडिटर की पेमेंट आपको आज नहीं करनी थी, 1 महीने बाद पे करनी थी, लेकिन बिजनेस बंद हो रहा है तो आपको इमीडिएटली पेमेंट करनी पड़ी। और इमीडिएटली पेमेंट करने के चक्कर में आपने उनसे 6% पर एनम का डिस्काउंट मांग लिया। कितने का, 6% पर एनम, पूरे 6% का नहीं है। ये 6% आपको 12 महीने का मिलता, लेकिन आप पेमेंट बस 1 महीने पहले कर रहे हो ना, तो आपको 1 महीने के लिहाज से डिस्काउंट मिलेगा। पर एनम लगाने से ये फ़र्क पड़ता है। तो क्रेडिटर कितने का है भाई, ज़रा देखिए। क्रेडिटर है 38,000 का। 38,000 पर 6% का डिस्काउंट है, लेकिन सिर्फ 1 महीने के लिहाज से, क्योंकि आप 1 महीने जल्दी पेमेंट कर रहे हो। ये हुआ 190 का डिस्काउंट।
यानी आप जो क्रेडिटर की पेमेंट कर रहे हो टू बैंक, लिख दिया मैंने टू बैंक, वो 190 रुपये के डिस्काउंट के साथ कर रहे हो, तो वो आ जाएगा यहाँ पर 37,810। ठीक है, ये पे हो गया, ये पे हो गया। अब बचा मिसेस बी का लोन। मिसेस बी का लोन देखो भाई, आप यहाँ पर, अब इनका तो हस्बैंड पे करने की बात नहीं कर रहा, तो ये तो आपको खुद ही पे करना पड़ेगा। मिसेस बी लोन्स 10,000, ये पे हो गया जितना लिखा हुआ था। ठीक है जी। अब हाथ के हाथ इन्हें बैंक अकाउंट में जाकर क्रेडिट करो, बाई रियलाइजेशन अकाउंट। वीडियो थोड़ी लंबी होगी भाई, जाहिर सी बात है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इस क्वेश्चन में मैं कवर कर रहा हूँ। ठीक, ये आपने पे कर दिया। सर लाइबिलिटी भी पे हो गई। सर और भी तो लें, ये जैसे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, इन्हें भी तो पे करो। क्या ये पे होने वाली चीज़ है भाई, या कोई ये लाइबिलिटी है? ये तो इन्वेस्टमेंट इधर थी 10,000 की, इस वजह से आया हुआ था। अब ज़रा देखो, क्या इसे क्रेडिट पे लिख के इन्वेस्टमेंट का पर्पस पूरा हुआ? इन्वेस्टमेंट थी 10,000 की, बिकी कितने में? 5,000 में। तो आपको 5,000 का नुकसान हो रहा था। वैसे 5 में नहीं बिकी, 9,500 में बिकी है, तो आपको 500 का नुकसान हो रहा था। लेकिन ये रिजर्व यहाँ मौजूद था 1,000 का, तो ये जो 500 का लॉस हो रहा था, इस 1,000 के रिजर्व ने इसको कंपनसेट कर दिया। और तो और इस 500 का और एक्स्ट्रा फ़ायदा हो गया। अब ये 500 का एक्स्ट्रा फ़ायदा प्रॉफिट बनेगा, और कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा बताओ? पार्टनर्स कैपिटल में। बस देखो ना, हो गया काम अपना। सेम इसी तरीके से प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट भी इसीलिए था यहाँ पर, कि अगर डेटर पे कोई नुकसान होता है तो ये इसको कंपनसेट कर दें। ठीक है ना? तो ये कोई ऐसी चीज़ें नहीं है जिनको पे किया जाए। ठीक है सर, पे कर दिया। बी का लोन आप पे करें, मैंने कहा ना पार्टनर के कैपिटल को सबसे आखिरी में पे करेंगे। बी का लोन आप पे करें, लाइबिलिटी है, डेबिट साइड में लिखा जाएगा टू बैंक अकाउंट, कितना? 5,000। लो जी, ये तो ख़त्म ही हो गया। ये तो नाम चारे के लिए बना है अकाउंट बस। बी का लोन डेबिट हुआ, बैंक अकाउंट में लिखो बाई बीज लोन। ठीक है, अब बचा क्या है? अकाउंट क्लोज करने का प्रोसीजर बताएं। अब आपको अकाउंट क्लोज करने हैं भाई, रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज करना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्लोज करना है, बैंक अकाउंट क्लोज करना है। एक एक करके सारे अकाउंट क्लोज करते हैं। पहले तो रियलाइजेशन अकाउंट से आप ये पता लगाएं कि आपको प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। अच्छा, एक रियलाइजेशन एक्सपेंस पे करना रह गया भाई, 1,000 का। भाई एक्सपेंस है, बताओ। इनकम क्रेडिट साइड पर आती है, एक्सपेंस कहाँ पर आते हैं? डेबिट साइड पे। लिख दो यहाँ पर टू बैंक एक्सपेंस 1,000। अच्छा, अगर ये एक्सपेंस किसी पार्टनर ने पे किया होता ना, तो मैं पार्टनर कैपिटल के क्रेडिट में लिख देता। लेकिन ये फर्म नहीं पे करा है, तो बैंक अकाउंट के क्रेडिट में चला जाएगा बाई रियलाइजेशन 1,000 से। इसकी भी डबल एंट्री हो गई। चलो आगे बढ़ते हैं। रियलाइजेशन अकाउंट से प्रॉफिट और लॉस निकालना है हमें। तो अगर हम देखें कि क्रेडिट साइड ज़्यादा है या डेबिट साइड ज़्यादा है, तो आप अगर क्रेडिट साइड का टोटल करने जाएंगे मेरे बच्चे, वो मिलेगी आपको 153,800 की, और ये भी आपको मिलेगी 150, ये मतलब ये हमें बनानी पड़ेगी 153,800 की। और आपको यहाँ पर होगा रियलाइजेशन का प्रॉफिट, और रियलाइजेशन का प्रॉफिट मेरे बच्चे कहाँ जाता है? पार्टनर कैपिटल में। तो मैं यहाँ डायरेक्टली लिख रहा हूँ टू पार्टनर्स कैपिटल। कितना प्रॉफिट हुआ है सर? प्रॉफिट हुआ है 25,990। अब दोनों में अगर ये बटे तो ये होगा 12,995, 995। ये अकाउंट तो क्लोज हो गया, रियलाइजेशन अकाउंट। अच्छा, ये पार्टनर्स कैपिटल, ये रियलाइजेशन में डेबिट हुआ है, तो पार्टनर्स कैपिटल में ये प्रॉफिट क्रेडिट होगा। आप लिखेंगे बाय रियलाइजेशन, है ना? 12,995, 12,995। तो रियलाइजेशन तो क्लोज हो चुका। अब कैपिटल अकाउंट का क्या होना है? कैपिटल सर बिजनेस की लाइबिलिटी थी। अब जब सबको सबकी पेमेंट हो गई है, तो इनको भी इनकी पेमेंट करो। लाइबिलिटी को पे करने के लिए डेबिट साइड पे लिखते हैं टू बैंक अकाउंट,
ज़रा देखिए मिस्टर ए को कितनी पेमेंट होनी है। जब आप इस पूरी क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे ना मेरे बच्चे, और फिर इसमें से ये डेबिट साइड माइनस करेंगे, तो आपको नज़र आएगा कि क्रेडिट साइड ज़्यादा है और डेबिट साइड कम है, और आपको पेमेंट करनी है 30,245 की, और ऐसे ही बी की पेमेंट करनी है 24,445 से। टोटल आप कर लीजिएगा। तो इस तरीके से पार्टनर कैपिटल भी क्लोज हो गया। लेकिन देखो पार्टनर्स कैपिटल में आपने डेबिट साइड पे क्या लिखा, 2 बैंक, तो आपका लाइबिलिटी कम हो गई, लेकिन पैसा तो बैंक अकाउंट से कम होगा ना। फिर बैंक अकाउंट में ये एंट्री कहाँ पर आएगी, क्रेडिट साइड पर। ए को कितना पैसा दिया आपने, 30,245। बी को कितना पैसा दिया आपने, 24,445। देख रहे हैं, हर अकाउंट का बैलेंस दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र हो गया। और लास्ट में जाकर आप जब आप बैंक अकाउंट को टोटल करेंगे तो आपको कोई बैलेंस नहीं मिलेगा, उल्टा इन दोनों का टोटल बराबर हो जाएगा। और जब इन दोनों का टोटल बराबर हो जाएगा तो इसका मतलब ना बैंक में कोई पैसा बचा ही नहीं, कोई बैलेंस है ही नहीं, यानी सारे अकाउंट बंद हो गए, सारे एसेट बिक गए, सारी लाइबिलिटी पे हो गई, पार्टनर कैपिटल पे हो गया, बी का लोन पे हो गया, और इवन बैंक में पैसा भी ख़त्म हो गया, यानी बिजनेस ऑलमोस्ट बंद हो गया। ऑलमोस्ट क्या, बंद हो गया। क्लियर हो गई मेरी बात। तो 3 प्रोसेस में आपने काम करा, बैलेंस शीट के सभी आइटम्स को जहाँ जहाँ जाना चाहिए था वहाँ वहाँ पहुँचाया, फिर एडिशनल इन्फॉर्मेशन को पढ़कर एसेट्स को पहले बेचा, फिर लाइबिलिटीज़ को पे करा, फिर रियलाइजेशन के एक्सपेंस की एंट्री डाली, फिर एक एक कर सारे अकाउंट्स को आपने क्लोज कर दिया। अगर आप कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है बेटा, चलिए, थैंक यू सो मच।